अब 1947 से लेकर 1971 के बीच में दोस्तों पाकिस्तान में कई फेजेस देखने को मिलते हैं जहां पर मिलिट्री का रूल चल रहा था। इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज डिजर्व करती थी पावर में होना, उनसे पावर छीनी जा रही थी। स्पेसिफिकली कहा जाए, ईस्ट बंगाल में रहने वाले लोगों को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट होने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा ज्यादातर पैसा जो देश खर्च करता था वो वेस्ट पाकिस्तान के पास जाता था। 75% नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान पर स्पेंड किया जाता था, इवन दो 62% जो रेवेन्यू इनकम आ रहा था सरकार के पास वो ईस्ट पाकिस्तान से आने लग रहा था। पॉइंट डिमांड उठाई जाती है ईस्ट पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। ये डिमांड उठाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी के एक फाउंडिंग लीडर थे। इस डिमांड के 6 पॉइंट्स देश हिला देने वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ही इसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाया जाए और जो ईस्ट पाकिस्तान का रीजन है उसे और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। जो रिसोर्सेज है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो ईस्ट पाकिस्तान की सरकार को दिए जाए। 2 सेपरेट करेंसीज हो पाकिस्तान में, एक वेस्ट पाकिस्तान के लिए, एक ईस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन रिजर्व्स हो, इनफैक्ट एक सेपरेट मिलिट्री फोर्स भी हो। मतलब ये मांगे कुछ ऐसी हैं कि मानो कि ईस्ट पाकिस्तान को एक अपना अलग ही देश सा बना दिया जाए। ये सुनकर ऑब्वियसली वेस्ट पाकिस्तान की सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं होती। सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इनफैक्ट वेस्ट पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इस तरीके की डिमांड्स उठाना एक सेपरेटिस्ट मांग है, देश के खिलाफ जाना हुआ, ये देश को बांटने की बात करने जैसा हुआ। इसी के चलते 19 जून 1968 को उस वक्त पाकिस्तान में अयूब खान की सरकार थी, वो शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। साथ में 34 और बंगाली सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पिरेसी रन। ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोगों को जो भी अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी सहनी पड़ रही थी वो आवामी लीग और शेख मुजीबुर में ही अपनी उम्मीद ढूंढते थे। तो उनके अरेस्ट होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, भारी प्रोटेस्ट देखने को मिले। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच एक शेख मुजीबुर के साथ ही सर्जेंट जहारुल्लाह हक, जब ये जेल में बंद थे, इन्हें एक प्रिजन गार्ड के द्वारा मार दिया जाता है। ये सुनकर लोगों में और गुस्सा पनपता है, मानो लोग रेवोल्यूशन करने को तैयार हों। जनरल अयूब खान इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी 1969 को शेख मुजीबुर रहमान को जेल से रिहा कर देते हैं और जो अगरतला केस उन पर लगाया गया था उसे विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन इस पॉइंट तक डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट और लेबर स्ट्राइक्स इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अयूब खान को खुद रिजाइन करना पड़ता है 1969 में। यहां पर याद रखिए कि जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में सत्ता ली थी एक मिलिट्री कू के जरिए। बेसिकली पाकिस्तान में उन्होंने पिछले 10 सालों से मिलिट्री डिक्टेटरशिप सी बना रखी थी। खुद रिजाइन करने के बाद वो अपने सक्सेसर को अपॉइंट करते हैं जनरल याहिया खान, और जनरल याहिया खान प्रॉमिस करते हैं कि वो पाकिस्तान में पहली जनरल इलेक्शंस करवाएंगे और वो इलेक्शंस करवाई जाती हैं साल 1970 में। ये 1970 की इलेक्शंस के रिजल्ट्स बहुत ही चौंका देने वाले होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग इन इलेक्शंस को जीत जाती है। 313 में से 167 सीट्स इनके पास जाती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी पीपीपी ने 88 सीट्स जीती। और इसते हैं कि जो 2 हिस्से थे पाकिस्तान के, उनके बीच में दरार कितनी गहरी हो चुकी थी। अब ईस्ट पाकिस्तान में लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी तो सीटें भी ज्यादा थी, इसीलिए आवामी लीग को यहां पर विजेता माना जाता है। लेकिन इन इलेक्शन रिजल्ट्स को देखकर जो पीपीपी के लीडर थे उस वक्त, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल याहिया खान के साथ मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देना चाहिए। लिटरली उनकी मर्जी के इलेक्शन रिजल्ट्स नहीं आए तो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को खारिज कर दो, और जनरल याहिया खान एग्जैक्टली यही करते हैं। 1 मार्च 1971 को कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट करी जाती है कि जो भी इलेक्शन रिजल्ट आए वही खत्म समझो। ये सुनकर ईस्ट पाकिस्तान में हल्ला मच जाता है। वहां के लोग कहते हैं कि ये क्या मजाक चलने लग रहा है, ये कोई डेमोक्रेसी हुई? हमने वोट दिया, हमारी मर्जी की पार्टी जीती, और क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तुम इलेक्शंस को कैंसिल कर दोगे उठाकर। सड़कों पर फिर से भारी प्रोटेस्ट उतरते हैं और इस बारी आजादी के नारे लगाए जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हमारे लीडर्स को इलेक्ट करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो बाहर निकलो साइड में, हमें आजादी दो, हम अपना अलग से देश बनाएं। ये फाउंडेशन है दोस्तों बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर की। इस पॉइंट तक आते आते ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोग इस्लाम को एज ए यूनिफाइंग फैक्टर नहीं देखते थे, बल्कि वो अपनी बंगाली एथनिसिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो चाहते थे एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बने जिसमें बंगाली एथनिसिटी यहाँ पर मेन चीज हो। यहीं से ही ये कंट्री का नाम आया है बांग्लादेश, बंगाली लोगों का देश। 7 मार्च 1971 कैंसिलेशन के ऑर्डर्स दिए जाने के बाद आवामी लीग पॉलिटिकल पार्टी जनता के सपोर्ट में उतरती है और कहती है कि यहाँ पर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू करेंगे। वेस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार को कुछ भी कह लेने दो, हम उनकी सुनने ही नहीं वाले। शेख मुजीब यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच देते हैं रेस कोर्स के ग्राउंड पे, एक बड़ी ही ऐतिहासिक स्पीच। बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे, बांग्लार मानुष तारा आत्म अधिकार चाहे। नारे लगाए जाते हैं, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर फ्रीडम, आवर स्ट्रगल इज फॉर आवर इंडिपेंडेंस, जय बांग्ला। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। 10 और 13 मार्च के बीच में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है और उन्हें अर्जेंटली कहा जाता है कि वो ढाका में फ्लाई करें। कुछ सरकारी पैसेंजर्स को ले जाकर फ्लाई किया जा रहा है वहां पर।
कौन है ये लोग? ये है पाकिस्तानी सोल्जर्स जिन्होंने सिविलियन ड्रेसेस पहन रखी हैं एक ऑपरेशन चलाने के लिए। मीनवाइल ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्टर्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं उन्होंने अपनी खुद की एक आर्मी बना ली है जिसे मुक्ति बाहिनी कहा जा रहा है, मतलब द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हजारों सिविलियंस को मारा जाता है, औरतों पर अत्याचार होते हैं और स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उन्हें टारगेट करके मारा जाता है। टीचर्स, स्कॉलर्स और सोशल एक्टिविस्ट, इन्हें बुद्धिजीवी बुलाया जाता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका होता है ईस्ट पाकिस्तान में। बंगालीज ने सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी बंद कर दी हैं जो भी पाकिस्तान से आ रही हैं। 25 मार्च 1971 वेस्ट पाकिस्तान की सरकार एक भयानक जेनोसाइड प्लान करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी पॉपुलर लोग बांग्लादेश की आजादी की मांग कर रहे हैं उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो। 25 मार्च की रात को हजारों पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स ढाका में मार्च करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान ले जाया जाता है। लेकिन इस अरेस्ट से पहले शेख मुजीबुर ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था अब से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अब से हम बांग्लादेश हैं। जियाउर रहमान इस डिक्लेरेशन को पब्लिक के सामने पढ़ते हैं और अनाउंस करते हैं कि बांग्लादेश अब एक आजाद देश है। उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है और तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर। 1971 भूटान पहला देश बनता है बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाला। इसी दिन इंडिया भी बांग्लादेश को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लेता है। 12 दिसंबर तक आते आते पाकिस्तान एक बहुत बड़ी हार को अपने सामने देख रहा है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो जल्दी से न्यूयॉर्क जाते हैं अमेरिका के साथ डिस्कस करने के लिए किस तरीके से यहाँ पर एक सीज फायर का केस बनाया जा सके। 4 दिन लगते हैं इस प्रपोजल को फाइनलाइज करने में, लेकिन तब तक ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी होती है। ये वॉर खत्म हो जाती है। जुल्फिकार अली भुट्टो फ्रस्ट्रेशन में आकर यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच रोककर काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। ये वीडियो उनका आप यहाँ पर देख सकते हैं। Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. 16 दिसंबर 1971 इंडियन आर्मी ने ढाका शहर को चारों तरफ से घेर लिया है। 30 मिनट दिए जाते हैं सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री को। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी बिना किसी रेजिस्टेंस के सरेंडर कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में बैठी सरकार इमीडिएटली कोलैप्स कर जाती है। इसी दिन 16 दिसंबर 1971 हिस्टोरिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया जाता है। 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप सरेंडर करते हैं बांग्लादेश लिबरेशन फोर्सेस के सामने। ये दुनिया का लार्जेस्ट सरेंडर था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। दोस्तों जन्म होता है एक नए देश का, बांग्लादेश। 1972 में पाकिस्तान के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाने के बाद 1974 में यूनाइटेड नेशंस भी बांग्लादेश को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में याहिया खान की डिक्टेटरशिप कोलैप्स कर जाती है और भुट्टो को 20 दिसंबर 1971 को नया प्रेसिडेंट स्वॉन इन किया जाता है। शिमला एग्रीमेंट के अनुसार मुजीबुर रहमान को भी जेल से रिलीज किया जाता है। वो ढाका लौटते हैं एक हीरो की तरह। 1973 में जब इलेक्शंस होती हैं बांग्लादेश में, लैंडस्लाइड मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्शंस जीतते हैं। अवामी लीग उनकी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी में यहां इतनी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्योंकि बात क्या है दोस्तों, जिस प्रॉब्लम से पाकिस्तान सफर कर रहा था, कॉन्स्टेंटली मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, उसी प्रॉब्लम से कुछ हद तक बांग्लादेश भी अब सफर करने लगता है। मुजीबुर रहमान एक सेक्युलर आदमी थे जिन्होंने जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया था। उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन कर दिया जो धर्म के आधार पर बनी थी पावर लेने के बाद। लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया जाता है उनके पूरे परिवार के साथ। सिर्फ उनकी 2 बेटियां जिंदा बचती हैं जो उस वक्त जर्मनी में थी। ये कहानी को मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि और बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है यहाँ पर। 1975 में जनरल जियाउर रहमान पावर पर कब्जा जमाते हैं और पब्लिक नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी बांग्लादेश में भी एक मिलिट्री कू देखने को मिलता है। ये मिलिट्री को हीरोज की तरह पोर्ट्रे करते हैं, मिलिट्री डिक्टेटरशिप बना रहता है। साल 2009 में मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना पावर में आती है और